प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपकी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, लहासा की ओर पाठ में हमने पहले भाग में पढ़ा था कि लेखक तिब्बत की यात्रा पर गए हैं एक भिखमंगे के वेश में और अपने मित्र सुमति के साथ। और वहाँ का हमने पढ़ा था कि चाय वहाँ पर कैसे बनती है। यहाँ की चाय से वहाँ की चाय भिन्न होती है। वहाँ की चाय में नमक, मक्खन और सोडा पड़ता है। वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है। वहाँ की में आप अपने पास से आप चाय का सामान आप दे दीजिए तो कोई भी आपकी चाय बना के दे देगा। किसी भी घर में जाके आप चाय बनवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चाय में मक्खन आपका पूरा नहीं पड़ेगा या आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप खुद भी जाकर चाय घर में जाके बना सकते हैं। अब हम इसके आगे का पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। परित्यक्त माने जिनको अब छोड़ दिया गया है। जहाँ पे चीनी पलटन पहले रहती थी, चीनी सेना रहती थी, अब उसने उसको छोड़ दिया है, तो इसीलिए परित्यक्त चीनी किला उसको कहा गया है। एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी माने जो टैक्स होता है ना। जो हम जिस रोड पर जाते हैं, जिस राह पर हम चलना होता है हमें, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है ना। तो उसके लिए कहा है एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वो दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। उनके पास 2 पर्चियाँ थी, वो दोनों पर्चियाँ उन्होंने उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक जो है वो भिखमंगे के भेष में गए थे, लेकिन सुमति के साथ जाने की वजह से उनको वहाँ पर ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी, क्योंकि सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे। अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। जब लेखक और उनके मित्र 5 साल बाद वहाँ से लौटे तो अब वो भिखमंगे के वेश में नहीं थे। वो एक भद्र मतलब भद्र माने सज्जन, है ना, सज्जन यात्री के वेश में थे। पढ़े लिखे और हुनर जैसे भद्र मतलब सज्जन लोगों के वेश में थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब होता क्या है कि शाम को जो वहाँ के लोग होते हैं, वो छंग एक प्रकार का नशा होता है, एक प्रकार की शराब होती है, उसको पीकर लोग जो हैं वो अपने होश हवास खो देते हैं। तो जब ये लोग पहुँचे थे तो इनको गरीब जगह, एक बहुत ही ख़राब जगह पे रहना पड़ा, क्योंकि लोग तो जो थे वो शाम के टाइम ये लोग पहुँचे और शाम को लोग जो थे वो छंग पीकर बेहोश थे, अपने होश हवास खो बैठते हैं, थोड़ी शराब की हालत में रहते हैं। तो उनको अतिथियों को कैसे ठहरने के लिए जगह देना है, कैसे उनका स्वागत करना है, ये सब अपने होश में वो नहीं रहते हैं। तो इनको एक खराब जगह पर रुकना पड़ा। ठीक है। अब हम सबसे विकट अब हम सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब जो लेखक हैं और इनके जो दोस्त हैं, इनको डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत के खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। तिब्बत में जो डांडा जगह है वो बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ पर वहाँ पर कोई गांव या वहाँ पे कोई आबादी नहीं है ना। और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। ये जो जगह है ये डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। और क्योंकि यहाँ पर आबादी तो है नहीं, है ना, आबादी नहीं होने की वजह से क्या है, सुनसान एरिया है। और सुनसान एरिया होने की वजह से क्या है, यहाँ पर डाकू लोग जो हैं वो आराम से अपने हथियार लेकर आराम से रहते हैं, है ना। तो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर नीचे तिब्बत के गांव में किसी का मर्डर हो जाए, कोई किसी को मार दिया जाए तो उसको सजा भी मिल जाए, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर अगर कोई जाएगा और उसको अगर कोई डाकू मार देंगे तो उसका तो कुछ अता पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह तो कोई मिल ही नहीं सकता।
है ना। एक तो इतनी सुनसान एरिया में जब आप जाएंगे और आपको कोई मार देगा, तो वहाँ पे गवाह होने का तो सवाल ही नहीं है। कोई आम जनता तो वहाँ पे रहती नहीं है, जो लोग देखेंगे आपको और बताएंगे लोगों को कि हाँ भाई ऐसा मार दिया गया, है ना। तो गवाह तो मिलते ही नहीं है। तो डकैत पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। पहले ऐसा नहीं कि पहले लूट लें और लूट के छोड़ दें, क्योंकि अगर वो लूट के छोड़ देंगे तो इंसान जो भी जिसको लूटेंगे वो नीचे जाके सारी बात बता देगा, और सारी बात बता देगा तो इनके अड्डों का पता चल जाएगा, और इनके अड्डों का पता चल जाएगा तो इनको इनकी जान को खुद खतरा हो जाएगा। तो वो पहले इसलिए आदमी को मार देते हैं, उसके बाद में फिर उसको लूटते हैं। ठीक है। यदि हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं। यहाँ पर कानून, जो हथियार के लिए कोई कानून नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता, जो भी चाहे वो कोई भी हथियार खरीद सकता है। तो लोग यहाँ पर जैसे लाठी, हम लोग डंडा और लाठी हर समय हाथ में रख सकते हैं, उसी तरीके से वहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक को हर समय हाथ में रखते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर ये लोग किसी भी यात्री को लूट कर छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, वो नीचे जाके सारी खबर दे देगा, तो इससे डाकुओं की जान को खतरा हो जाएगा, है ना। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब लेखक गए इसीलिए थे भिखमंगे के भेष में, क्योंकि सुवती तो तिब्बत का रहने वाला था, उसको सब बातें वहाँ की पता थी। तो वो भेष में इसीलिए गए थे ताकि डाकू उनको लूट ना सकें। भिखमंगा देखकर तो उनको छोड़ देंगे, भद्र इंसान के भेष में होते, सज्जन के भेष में अगर वो होते तो उनको कोई लूटता भी। जब देख रहे हैं वो खुद ही भिखमंगे तो उनको कोई क्या लूटेगा। और अगर वो देखते कि ऐसा कोई खतरा है तो अपनी टोपी उतार कर कुची कुची, मतलब दया दया, है ना, एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान रखकर कैसे चलते। अब अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब जो उनको जहाँ पे आगे रुकना था वो कम से कम इनको 16-17 मील लगातार चलना था, तब कहीं जाके ये रुक सकते थे। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो इतनी ऊंचाई थी और इतना दूर था कि उन्होंने सुमति से कहा कि अब तुम ऐसा करो कि 2 घोड़े कर लो, उस पर हम सामान रख लेंगे और फिर हम चढ़े चलेंगे। ठीक है। अब आगे क्या हुआ। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र से वो 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर थे इस समय। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। एक तरफ तो निरे पहाड़ थे, बिल्कुल बर्फ से ढके हुए थे, और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली थी। और दूसरी तरफ के जो पहाड़ थे वो वहाँ पर कोई भी हरियाली या कुछ भी सुंदरता नहीं थी। ठीक है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब जो डांडे का स्थान था वहाँ पे सबसे ऊपर जाकर, सबसे ऊंचाई पर क्या था, एक मंदिर था, जो वहाँ पे जहाँ पे ये तिब्बती लोग पूजा करते हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। जब ये लोग ऊपर पहुंचे तो उन्होंने ये मंदिर देखा, जिसमें क्या 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 था, जानवरों की हड्डियां थीं, कपड़ों की ये चीरें थीं और पत्थरों के ढेर थे। ठीक है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ देर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं वो तो कठिन होता है, लेकिन जब वहाँ से उतरते हैं तो उछलते कूदते उतर जाते हैं। उतराई बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है। शायद 2-1 और सवारी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। अब जब ये उतर रहे थे तो लेखक का जो घोड़ा था वो तो धीमे चल रहा था और सुमति का घोड़ा ठीक चल रहा था। तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है ये थक गया है, इसलिए उसने घोड़े से कुछ नहीं कहा और उस पर आराम से बैठे रहे। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था।
धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया। अब इसका जो इनका दोस्त था सुमति, वो तो आगे निकल गया और ये पीछे रह गए। और मैं दोन विकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब घोड़ा ऐसी धीमी चाल में चल रहा था कि इनको यही नहीं पता चल रहा था कि ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, क्या हो रहा है ना। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अब उसको टिक टिक टिकाते घोड़े को तो वो और सुस्त हो जाता। एक जगह के दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील तक चला गया। अब ये बाईं तरफ जाकर लगभग 1.5 मील जो है चले गए। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब जब ये 1.5 मील तक आगे चले गए, फिर इनको पता चला कि मैंने तो रास्ता गलत ले लिया है। अब फिर उतना ही वापस लौटे और फिर जाके जो है वो दाहिने वाले रास्ते पर गए, है ना। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं एक गांव से मील भर पर था, तब सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब सुमति बेचारे जो थे वो इनका इंतजार कर रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम दोनों संग संग चले हैं और ये कहाँ रह गया। अब पहाड़ जैसी चीज़ पे फिर उतर रहे थे और चढ़ना तो फिर इतना मुश्किल है, तो सुमति इनको ढूंढते भी कहाँ जाके, है ना। अब ये रास्ता भटक गए। एक तो घोड़ा स्लो था, एक तो घोड़ा धीमे धीमे चल रहा था। ऊपर से क्या हुआ कि ये रास्ता भी भटक गए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, ये बहुत ज़्यादा देर हो गई। और सुमति का जो था गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मैंने मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब वो तो मंगोल जाति के थे सुमति, तो पहाड़ी थे, तो उनका मुंह तो एक तो वैसे ही गुस्से के मारे लाल, वैसे ही लाल होता है, गुस्से के मारे और लाल हो गया था। और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। इनके इंतजार में ठंड में इन्होंने हाथ सेकते सेकते 2-3 टोकरी तो कंडे फूंक डाले और चाय को भी बार बार गर्म किया कि मेरा दोस्त आ जाएगा तो उसके संग में मैं चाय पीऊँगा। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। लेखक ने कहा कि घोड़े का जो हाल हो रहा था, घोड़ा जिस चाल से चल रहा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। वो तो फिर भी ये कहो कि मैं टाइम से चला आया, है ना। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। सुमति की अच्छाई थी कि वो गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहते थे। जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता था उतनी जल्दी उनका गुस्सा उतर भी जाता था। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यहाँ पर भी लंगकोर में भी सुमति के अच्छे जान पहचान के लोग थे, तो वो उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब इन्होंने वहाँ के होटल में, जब वो जहाँ पे ठहरे थे वहाँ पर इन्होंने पहले तो चाय और सत्तू खाए और रात को इनको गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो होता है एक तिब्बती डिश होती है, तिब्बती खाना होता है, उसको ये इन्होंने थुक्पा कहा है। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जो भाग बचा है उसको हम वीडियो के तीसरे भाग में पढ़ेंगे। आशा है आपको पूरी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है। और इसके शब्दार्थ आपको पहले दिए जा चुके हैं। अगर आप उनको याद कर लेंगे तो आपको सारे शब्द और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और भी ज़्यादा सब स्पष्ट होता चला जाएगा। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए।